नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम अर्थनीति में। मैं हूं कवीन सचान। कोविड-19 के दौर से गुजरती भारत की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां हैं तो अवसरों की कमी भी नहीं। भारत के पास प्रतिभा का भंडार है, एक बड़ी युवा शक्ति है जो बड़ी कामयाबी के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने की ताकत या क्षमता रखती है। इस वर्ग को सरकार की ओर से लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है और इस प्रोत्साहन के बल पर स्टार्टअप्स की नई खेप उभर कर सामने आ रही है, जिसने देश को आर्थिक रूप से मजबूत तो किया ही है, साथ ही रोजगार सृजन के जरिए एक बड़े क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के मौके दिए हैं। और इसीलिए इस बार के बजट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स को दिए जा रहे टैक्स हॉलिडे को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है, यानी अब स्टार्टअप टैक्स में छूट का लाभ 31 मार्च 2022 तक उठा पाएंगे। स्टार्टअप्स में फंडिंग को प्रोत्साहन देने के लिए कैपिटल गेन में भी 1 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% किए जाने का लाभ स्टार्टअप्स को होगा। सरकार ने एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित कंपनी यानी 1 पर्सन कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन पर लगी पेड अप कैपिटल और टर्नओवर जैसी शर्तों को भी हटा लिया गया है। साथ ही उन्हें छूट होगी कि वो जब भी चाहें किसी भी प्रकार की कंपनी यानी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में उसे तब्दील कर सकते हैं। साथ ही किसी भारतीय नागरिक के लिए ओपीसी स्थापित करने के लिए निवास की अवधि सीमा को 182 दिन से अब घटाकर 120 दिन करने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने गैर प्रवासी भारतीयों को भी ओपीसी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही सरकार 2000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड की भी स्थापना पर विचार कर रही है और इसका लाभ डीआईपीपी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ले पाएंगे। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दी है और इसके तहत प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके लिए 945 करोड़ की पूंजी सहायता स्टार्टअप को मिलेगी, जो वित्त वर्ष 2021-22 से 4 वर्षों के लिए लागू होगी। तो ये प्रस्ताव भारत में स्टार्टअप को कितनी सुविधा दे पाएंगे और जिस तरीके के वातावरण की जरूरत स्टार्टअप चाहते हैं, क्या ये कदम उसी दिशा में हैं? और इसके साथ ही इन कदमों से किस तरीके से माहौल बनेगा और बदलेगा और स्टार्टअप्स स्थापित करने वाले युवाओं को और किन कदमों की सरकार से उम्मीद है, इस सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे आज की अपनी अर्थनीति में। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज की इस चर्चा में। हमारे साथ महेंद्र स्वरूप जी हैं, चेयरमैन हैं जो स्टार्टअप्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, आपका स्वागत है। हमारे साथ दूसरे खास पंखुरी दत्त हैं, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं नीति आयोग से, आपका भी स्वागत है पंखुरी। शुरुआत में करना चाहूँगा महेंद्र जी आपसे, जिस तरीके के अनाउंसमेंट किए गए हैं स्टार्टअप के एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए और साथ ही एक सहूलियत के नज़रिए से, उसे आप कैसे देखते हैं और जो पिछली ग्रोथ रही है अब तक के स्टार्टअप्स की, उसको ये किस तरीके से बूस्ट अप करेगी? जब से नई सरकार ने कदम उठाना शुरू करे और मोदी जी ने खुद स्टार्टअप्स पे फोकस करना शुरू किया, जब से युवाओं में बहुत उत्साह है कि हम नौकरी के बजाय अपना कुछ करें, नौकरी करने से अच्छा ये है कि नौकरी दें, तो उसकी वजह इस प्रोत्साहन जो सरकार दे रही है 3-4 साल से और हर बजट में कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स के लिए प्रोविजन करती है, उससे स्टार्टअप्स का एनवायरनमेंट और जो इकोसिस्टम हम जिसको कहते हैं बहुत बढ़ता जा रहा है। और जैसे आज की तारीख में आप देखें तो हर महीने एक यूनिकॉर्न बनता है जो $1 बिलियन का वैल्यूएशन बन जाता है। इससे क्या हुआ है कि बहुत सा एफडीआई हिंदुस्तान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है स्टार्टअप्स में। तो सीड फंडिंग बाहर की एफडीआई कर रही है, बहुत से बाहर के वेंचर कैपिटल फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फंड्स अब 3-4 साल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टार्टअप्स में आ रहे हैं। और इस बजट में भी जो बजट में प्रोविजंस हैं, जैसे आपने 4-5 प्रोविजंस बताए, उनसे बहुत प्रोत्साहन बनेगा। एक तो जैसे टैक्स हॉलिडे 1 साल के लिए और बढ़ गई, कैपिटल गेन्स भी 1 साल के लिए और बढ़ गया और सबसे स्पेशली एक जो 1500 करोड़ का फंड डिक्लेयर किया है डिजिटल एडॉप्शन के लिए टियर 2, टियर 3 सिटीज और बियॉन्ड में, उससे जो डिजिटल एडॉप्शन होगा उससे भी स्टार्टअप्स को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि बहुत से स्टार्टअप्स डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक जिसको कहते हैं उसमें हैं।
तो इनसे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और कैपिटल गेन्स और का जो है हमारी समझ में कि इनको तो परमानेंटली कर देना चाहिए, एक एक साल के बढ़ाना नहीं चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो स्टार्टअप्स पहले पहले फंड रेज करते हैं वो अपने फैमिली और फ्रेंड से रेज करते हैं। अगर फैमिली फ्रेंड्स को कुछ भी टैक्स बेनिफिट मिले कैपिटल गेन्स में, तो जो जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में पैसा, वो सीधे अगर स्टार्टअप्स में आए तो उससे बहुत एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, उत्साह भी बढ़ेगा युवाओं का कि और भी वो कुछ स्टार्टअप्स में काम करें। और जैसे आपने बोला वन कंपनी का जो प्रोविजन है और जो फंड ईजिंग है, अगर आप गिफ्ट सिटी में फिनटेक सेंटर इन्होंने बनाने की करी है गांधीनगर में, जो बहुत से ऐसे प्रोविजंस इस बजट में हैं जिनसे स्टार्टअप्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और हमारे समझ में और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा, और भी अच्छे लोग स्टार्टअप्स में आएंगे। और ये नहीं कि खाली बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली के लोग आ रहे हैं, अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से भी बहुत उत्साह है। और आपके जैसे माध्यम से लोगों को ये खबर पहुंचती है कि क्या प्रोविजंस हो रहे हैं बजट में और कितना सरकार का जोर है स्टार्टअप्स की तरफ, उससे बहुत फायदा हो रहा है। मयंक जी, दो चीज़ें, एक तो आपने कहा कि फंड रेज करना, क्या अभी भी इतनी मैं कहूँ कि अब जब इन्वायरमेंट फ्रेंडली माहौल की बात कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है मतलब स्टार्टअप फ्रेंडली माहौल की बात कर रहे हैं, उसके बाद ही इनिशियली अभी भी फंड रेज करना एक बड़ी चुनौती है क्या? तमाम स्कीम्स या बैंकों के साथ जो टाई अप्स की बात सरकार ने घोषणा की है, यानी कि ज़मीन पर कहीं कुछ चुनौती इसे लेकर, और दूसरा ये कि अभी भी क्या स्टार्टअप्स का जो एक तरीके से मैं कहूँ कि दायरा या आकार है शुरू होने का, वो अभी भी जो आंकड़े बताते हैं कि वो बैंगलोर या इस तरह के जो सिटीज़ हैं वहाँ पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू छोटे शहर या फिर उस तरीके के राज्य जो कि पिछड़े माने जाते हैं? देखिए, एक ये जो बड़ी सिटीज का फेनोमेना कहते हैं स्टार्टअप्स, ये थोड़ा गलत फहमी है, क्योंकि उनको फंडिंग जरा आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो लोग वीसी फंड्स और जो लोग फंड में पैसा डालते हैं वहीं रहते हैं। पर आप छोटे शहरों से भी काफी लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। जैसे अगर आप देखें जयपुर, रायपुर और लखनऊ जैसे शहरों में, और चंडीगढ़, अमृतसर, ऐसी जगह भी बहुत से स्टार्टअप्स हैं। और अब जो फायदा होगा, जैसे एक निर्मला जी ने इस बजट में बोला कि एक सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क गिग वर्कर्स के लिए बनाएंगे। तो जो एम्प्लॉइज हैं स्टार्टअप्स में, वो सब बैंगलोर इन सब जगह जाते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी बड़ी कंपनीज में मिल जाता है। अगर यही सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क जैसा फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मिलेगा, तो ये छोटे शहरों में रह जाएंगे। उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस, हेल्थ केयर, ये सब, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब अगर अपने शहर में ही बैठ के मिल जाए तो वो लोग जो स्टार्टअप्स में काम करना चाहते हैं छोटे शहरों में, उनके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं इसमें कि जो टीयर 3 एंड बियॉन्ड या टीयर 2 सिटीज के स्टार्टअप्स के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। और स्पेशली जैसे इंसेंटिव्स है बैंक्स को क्रेडिट देने के लिए, और नेशनलाइज बैंक्स की ब्रांचेस हर जगह है, ये नहीं कि खाली बड़े शहरों में है। तो इन सब से बहुत फायदा होगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार ने फंड्स अनाउंस करे हैं, सीड फंड और जो सिडबी फंड चलाता है, तो उनको जोर थोड़ा और देना चाहिए कि स्टार्टअप्स जो टीयर 2-3 सिटी से आते हैं उनको जरा प्रायोरिटी दें, तो स्टार्टअप्स इन शहरों में ज्यादा बढ़ सकते हैं। पंखुड़ी, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं कि चाहे दिल्ली की बात करें, कर्नाटक जैसे राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा संख्या नज़र आ रही है, और क्या इसके पीछे वजह यही है कि जो कि मयंक जी कह रहे हैं कि इनिशियल जो फंडिंग है वो छोटे शहरों में, यानी कि टीयर 3, टीयर 4 की जब हम बात करते हैं, टीयर 2 की बात करते हैं, वहाँ पर उतनी सहूलियत नज़र नहीं आ रही है, या फिर अवेयरनेस जो फाइनेंस सिस्टम उस पर नहीं है, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में कहीं कोई अड़चन आ रही है, जिसके चलते ये आंकड़े उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे हैं टीयर 2, टीयर 3 में। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में मेरा मानना ये है कि बैंकिंग सिस्टम ऐसे फेल नहीं कर रहा है कि वो टीयर 2 सिटीज या टीयर 3 सिटीज में ऐसी प्रोविजंस नहीं दे रहा है जो कि टीयर 1 सिटीज में मिलती हैं। एक मार्केट का फिनोमेना होता है, जब कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा होता है और उसको दिखता है कि मेरा सबसे बड़ा मार्केट अर्बन सिटीज में ही है, तो वो प्रेफर करता है, या मुझे मेरे साथ काम करने वाले लोग या मेरे माइंडसेट वाले लोग या मैं किसी के एक्सपीरियंस से सीख सकता हूँ, इस टाइप के लोग किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे, तो वो यूजुअली उधर जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है।
ये कॉमन है, अगर आप अमेरिका में देख लें तो जो बे एरिया है वो फिनटेक्स के लिए जाना जाता है, बॉस्टन एरिया हेल्थ स्टार्टअप्स के लिए जाना जाता है। तो उसी प्रकार से इंडिया में बैंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, ये सारे एरियाज हैं आपका जहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है कि अगर आप आके अपना स्टार्टअप्स इनिशिएट करते हैं तो आपको काफ़ी सहायता मिलती है। अब जबकि गवर्नमेंट अपनी बजट में अनाउंस कर रहा है कि हेल्थ डिजिटाइज होने जा रहा है, एग्री डिजिटाइज होने जा रहा है, तो ये एक मैक्रो लेवल से एक मैसेज जा रहा है बैंकिंग सिस्टम को भी कि टियर 2-3 सिटीज में भी अब ये फिनोमेना स्टार्ट होगा। एंड जैसे जैसे वो टियर 2-3 सिटी में लोग अपने स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे वैसे बैंकिंग सिस्टम भी कंप्लाई करेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रीजनल बैंक का ब्रांच अलग से ऑपरेट करता है। थोड़ी अमाउंट कम होती है उनकी सैंक्शनिंग की, बट जैसे ही डिमांड आएगा स्टार्टअप्स का कैपिटल के लिए, वैसे ही हमारे बैंकिंग सिस्टम शुड बी एबल टू कोप अप एज वेल। एफडीआई जैसे सर ने बताया कि अभी भी बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वीसी फंड्स के लिए, तो दैट इज समथिंग जहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर्स को थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो स्टार्टअप एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और जो गवर्नमेंट भी सिग्नल दे रही है कि टियर 2-3 सिटी से जो आएंगे वेंचर्स उनको सपोर्ट किया जा रहा है, तो अब इंडियन इन्वेस्टमेंट्स भी मेरे हिसाब से अब 2-3 सिटीज में जाएंगे। ओके, लेकिन जिस तरीके से ये इनिशिएटिव हैं, चाहे वो टैक्स हॉलीडे की बात करें या फिर हम इनिशियल फंडिंग को लेकर जो 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है, और इसके अलावा सरकार की जो एक कहूँ कि कार्पस की बात की गई जिसमें स्टेट भी कुछ स्टेट आगे आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये किस तरीके से प्रमोट करेगा स्टार्टअप के एनवायरनमेंट को और उन्हें इनकरेज करेगा? क्योंकि बहुत ज़रूरी है पंखुड़ी कि जब स्टार्टिंग में हमने इस मिशन की शुरुआत के तौर पर देखा था, जो लक्ष्य नज़र आ रहा था सरकार की, उस जो मोटिव था उसमें साफ किया गया था कि उद्योग जगत जिस तरीके से कुछ राज्य या कुछ बड़े इलाकों तक सिमटते हैं, उससे अलग स्टार्टअप्स के ज़रिए छोटे और दूरदराज के इलाकों को जोड़ा जाए, ताकि जो न सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा उस इलाके को मिले, बल्कि रोज़गार लोकल लेवल या उस स्टेट लेवल पर भी हम जनरेट कर पाएँ। जी, तो टैक्स हॉलीडेज और टैक्स ब्रेक्स तो दिए ही जा रहे हैं स्टार्टअप्स को, बट अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पैंडेमिक के दौरान ये भी अनाउंस किया गया था कि जितने स्टेट्स जो हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कुछ क्राइटेरियाज को मीट करेंगे, तो उनकी जो ग्रांट्स की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगा, दैट वाज लिंक्ड टू स्टेट का कंप्लायंस। तो उस तरह से भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को एनकरेज कर रही है कि वो आपस खुद अपने स्टेट के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए ताकि वहाँ पे बिजनेस करना आसान हो जाए। अब ये बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, वो उसके कई कारण होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एंसिलरी यूनिट्स का बहुत छोटे छोटे एंसिलरी यूनिट्स हैं, तो वहाँ आसान होता है। किसी स्टेट में टेक्सटाइल यूनिट्स को एस्टैब्लिश करना आसान होता है, कहीं पे बड़े इंडस्ट्रीज लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। बट अगेन, अगर स्टेट खुद ही अपना एनवायरनमेंट ऐसा करे कि वहाँ पे स्टार्टअप्स भी आए, तो उससे भी बिजनेसमैन को और बिजनेस इन जनरल को, इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा होता है। तो आप सही बात बोल रहे हैं मैन जी, क्योंकि जो सीड फंड की बात हुई है सरकार की ओर से, और इनिशियल जैसे कि आपने कहा भी कि जो शुरुआत है वहीं पर थोड़ी चुनौती होती है कि किस तरीके से फंड रेज किया जाए, और आपने इसका सुझाव दिया कि जो भी स्टार्टअप शुरू कर रहा है उससे वो अपने रिलेटिव दोस्तों से इन सबसे फंड कहीं ना कहीं जुटाता है, उनको कुछ बेनिफिट्स की ज़रूरत है। क्या इनिशियल लेवल पर सीड फंड उतना कारगर नहीं हो रहा, या फिर इसके दायरे को, इसके अमाउंट को और ज़्यादा, इस कॉर्पस को बढ़ाने की ज़रूरत है? कॉर्पस तो बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्टअप्स आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, ये कैपिटल रिक्वायरमेंट उनका काफ़ी बढ़ता जाएगा, और जैसे बढ़ता रहेगा तो ये कम से कम ये 1500 और 1000 करोड़ के उससे पूरा नहीं पड़ता है। ये कम से कम 30, 40, 50 हज़ार करोड़ के फंड्स बनाने पड़ेंगे। जैसे बड़े विदेशी देशों में सीड फंड जो होते हैं वो बड़े बड़े बहुत सरकारी फंड्स होते हैं, बहुत बड़े फंड होते हैं। एक तरीका और जो मेरे समझ में आता है, जैसे कि CSR बजट होता है बड़े बड़े उद्योगों का, उनको अलाउ करना चाहिए स्टार्टअप में डायरेक्टली फंड करने के लिए। मैं नहीं कहता हूं, पर उनको CSR फंड से इंक्यूबेटर्स टियर 3 और टियर 2 सिटीज में एस्टेब्लिश करने के लिए ये उनको CSR के प्रोविजन से ये करें। और जो भी स्टार्टअप जाता है इस ऐसे इंक्यूबेटर्स में जो CSR से बने हैं, उनको टैक्स रिबेट्स और टैक्स कंसेशंस और कैपिटल इस सीड फंड से मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इंक्यूबेटर अगर बनाए जाए टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, और बड़े उद्योगपतियों से और बड़े उद्योग वालों से बनवाएं, जैसे उनका सपोर्ट भी रहे
उनका रेडी मार्केट भी रहे और उनको वहां से नॉलेज और ज्ञान भी प्राप्त हो। ऐसे तो ये ऐसे जो स्टेप्स उठाएगी सरकार, तो इन्वॉल्वमेंट बड़े उद्योगपतियों का भी होगा और बड़े उद्योगों का भी होगा, जिससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और विदेश में ऐसे ही होता है कि बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वो लोग इंक्यूबेटर चलाते हैं, उससे उनको नई टेक्नोलॉजी मिलती है, उनको इनोवेशन करने का मौका मिलता है, क्योंकि जो इनोवेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टार्टअप में। अगर इस देश में इनोवेशन होना है तो स्टार्टअप ही लाएंगे इनोवेशन, और आजकल की उसमें पैसा है बड़े बड़े उद्योगों के पास, तो वो उद्योग आपने सर जो सुझाव दिया, लेकिन इसमें दो अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय है। कुछ लोग ये कहते हैं पंखुड़ी कि बड़े उद्योगपति या जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ इनक्यूबेटर को जोड़कर और जो उनका फंड है उसको इस्तेमाल किया सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि जो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम है उसके साथ इनक्यूबेटर को जोड़ने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं वो नेचुरल तरीके से और बिना किसी एक इंडस्ट्री या बिना किसी एक मैं कहूँ कि XY फोर्स के तहत काम करते हुए इंडिविजुअल तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से जब काम करेंगे तो वो ज़्यादा मौलिक तौर पर कुछ सामने ला पाएंगे। मेरे ओपिनियन में ये नेचुरल ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होता है, पर अगर जो सर जो बात कर रहे हैं वो वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं, तो जो बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वो ऑलरेडी अपना जो इनपुट्स है वो खरीदते हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज से, तो या एग्रीकल्चर सेक्टर से या बाकी सेक्टर से। तो अगर उस चीज़ को अगर वो थोड़ा फॉर्मलाइज भी कर लें या अपना एक इंटरनल पॉलिसी कर लें कि हम छोटी नई कंपनियों से खरीदेंगे तो और उनको हम इंसेंटिवाइज करेंगे अगर वो हमारे साथ काम करते हैं, तो इसमें भी उनको कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो खुद कंपनीज बड़ी चाहें तो वो भी हैंड होल्डिंग दे सकती हैं। इससे कई बार छोटी कंपनियों को डर लगा रहता है कि कहीं किसी एक पॉइंट पे जाके वर्टिकल इंटीग्रेशन ना हो जाए, कहीं वो हमारा टेक ओवर नहीं कर ले। लेकिन फिर भी अगर बड़ी कंपनियां आज के दिन पे ये तैयार, जैसे IT कंपनीज ही ले लीजिए जो बिजनेस सॉल्यूशंस बनाती हैं, वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स या गिग वर्कर्स को ही हायर कर लेती हैं एज कंसल्टेंट्स कि आप हमारे लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करिए एक्सेट्रा, और उनके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो उससे जो कंपनी की बैलेंस शीट पे जो सोशल सिक्योरिटी का खर्चा होता है वो कम हो जाता है, वो किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वो किसी का बिजनेस भी सेटअप करने में हेल्प कर रहे हैं और उनका भी खुद का काम है। तो ये जो आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही तरह से ये सॉल्यूशंस दोनों ही एक साथ इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। बहन जी, ये जो रिस्क है जिसका थोड़ा सा जिक्र पंखुड़ी ने किया कि स्टार्टअप अगर किसी बड़े ग्रुप के साथ करते हैं तो टेक ओवर या फिर उसके एक्विजिशन की खतरे या आशंका बनी रहती है, और उससे वो चीज़ जो एक लक्ष्य है कहीं थोड़ा सा मैं कहूँ कि एज अ कंट्री अचीव नहीं कर पाता, भले वो कंपनी अचीव कर ले। नहीं, ऐसा डर होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक जो तरीका होता है एग्जिट करने का जो स्टार्टअप्स में होता है, जो इन्वेस्टर्स को चाहिए है, और ये M&A एक्टिविटी तो बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एग्जिट्स होती है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये डर नहीं होना चाहिए कि हमको बड़ी कंपनी एक दिन एक्वायर कर लेगी। ये तो अच्छी बात है अगर वो एक्वायर कर लेते, क्योंकि अगर आप बाहर देखें विदेश में तो माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल रोज ही किसी न किसी स्टार्टअप को एक्वायर करते हैं। तो ऐसे उन लोग को एक इकोसिस्टम का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इसी तरह यहाँ पे भी बड़े जो उद्योग हैं वो भी अपना इकोसिस्टम बनाते हैं, और उसमें अगर आपको एक्वायर करके उस इकोसिस्टम में आ जाएं तो आप भी बढ़ेंगे और देश भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जो करंट उद्योग हैं उनको नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई थिंकिंग मिलती है, और ये खाली स्टार्टअप्स और स्टार्टअप्स के फाउंडर्स दे सकते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म में तो बहुत से स्टार्टअप्स तो लोग शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कि हमको ये कंपनी को से एक्वायर करवाना अपनी कंपनी को, तो टेक्नोलॉजी वैसे ही डेवलप होती है। तो ये डर तो आई थिंक होना नहीं चाहिए किसी को। हम मेरी समझ में तो अगर आपको कोई अच्छी कंपनी एक्वायर करती है, दैट्स अ रिवॉर्ड फॉर यू। ओके, एक साथ चेंज जो किया है सरकार की ओर से, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी इंडस्ट्री की ओर से, वो है कि किस तरीके से OPC गठन को लेकर जो कंट्री में रेजिडेंस के डेज की बात हो रही थी, हालांकि सरकार ने उसको 182 से कम करके 120 कर दिया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और 180 या 182 दिन होने से क्या नुकसान हो रहा था? क्या इससे जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे NRI बंधु हैं वो ज़्यादा
इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे या कुछ और रीज़न है? जी, तो अभी 120 दिन कर दिया गया है रेसिडेंसी लिमिट। तो ये लगभग 4 महीने होता है कि आपको 120 दिन अगर आप रहे हैं इंडिया में, तो आप एज अ सिंगल एंटरप्रेन्योर आप अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इस वजह से काफ़ी लोग जो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो कम दिन रहकर भी यहाँ पे अपना स्टार्टअप बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और 120 डेज की लिमिट लगभग 4 महीने की हो गई है। तो इसका मतलब है जो NRI अपनी बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है इंडिया में, उसको सिर्फ 120 डेज तक इंडिया में रहना पड़ेगा। तो अगर वो बाहर विदेश में भी कोई काम करता है तो उसे आसानी होती है कि वो ज़्यादा दिन बाहर रह सकता है और इसके साथ साथ यहाँ पे भी अपना बिजनेस रन कर सकता है। तो डेफिनेटली इस वजह से मुझे लगता है ये नीड थी इंडस्ट्री की, जिसको एड्रेस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो मुझे लगता है इससे इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस जो क्रिएशन होगी वो इंक्रीज होनी चाहिए। ये जो रेजिडेंसी के डेज कम किए गए हैं, एक मैं चाहूँगा कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, और दूसरा इसके साथ साथ एक और जो बदलाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगता है, हालांकि आप इसको समझा पाएंगे कि अभी तक ये था कि 2 साल तक किसी भी स्टार्टअप को काम करना था, उसके बाद ही उसके जो स्वरूप है, उसके जो स्टाइल है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट जो भी आप करना चाहते हैं उसको बदल सकते हैं। लेकिन अब इसे बदल दिया गया है, वो जो लिमिटेशन थी 2 साल की वो भी हटा ली गई है। जी, आई थिंक एक तो ये जो NRIs का पीरियड ऑफ स्टे है, उससे ये बहुत फायदा होगा कि अगर आपने सुना होगा कि सिलिकॉन वैली और विदेश में बहुत से स्टार्टअप्स हैं, वो इंडियन ओरिजिन के लोगों ने स्टार्ट करे हुए, बड़े बड़े स्टार्टअप्स वहाँ पे हैं। उन लोग को बहुत सहूलियत होगी कि इंडिया में स्टैब्लिश करें। सबका अपना एम्बिशन होता है कि हिंदुस्तान में कुछ काम करें वो आके। तो जितने भी नॉन रेजिडेंट्स हैं और PIOs हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स करे हैं, बहुत आप देख रहे हैं कि जितनी भी ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं सब में इंडियंस हैं, नासा में इंडियंस हैं, सब जगह इंडियंस हैं। तो वो उनको यहाँ पे अगर कोई स्टार्टअप चलाना, उसमें बहुत ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा कि अब उनको इतने देश में इतने दिन नहीं रहना पड़ेगा जितने दिन पहले था। तो जैसे पंखुरी ने ठीक बोला कि इससे बहुत से इंडियन फाउंडर्स जो बाहर हैं, इंडियन ओरिजिन के फाउंडर्स, उनको अब बहुत आसानी हो जाएगी यहाँ पे अपना स्टार्टअप करने में। उनको एक्सपीरियंस है स्टार्टअप बनाने में, उनके पास कैपिटल है करने के लिए। अगर वो लोग यहाँ पे स्टार्टअप बनाए तो उसमें बहुत सहूलियत होगी। और उसी तरीके से जैसे 1% कंपनी का है, तो उनको अब यहाँ पे आने के लिए 2 डायरेक्टर्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे, उनको ऑडिटर्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आए, अपनी कंपनी बनाए, अपना स्टार्टअप चलाएं, और 120 दिन की बस रहने की यहाँ पे जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इससे बहुत ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, बहुत इनोवेटिव इंडियन ओरिजिन के जो लोग बाहर हैं, उनका देश में स्टार्टअप चलाना, इससे बहुत ज्यादा उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और दूसरा सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में बदलने का जो पहले मिनिमम 2 ईयर का वर्क आपका फ्लो या एक्सपीरियंस होना चाहिए था, उसको हटा दिया गया है। कुछ एक्सपर्ट या कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या इसके जरिए जो दूसरी कंपनी लॉज हैं जिसमें कि एक मिनिमम ड्यूरेशन की बात होती है, और स्टार्टअप्स के लिए जब मिनिमम ड्यूरेशन को हटाते हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। मेरे को इसके नुकसान कोई नहीं दिखते हैं। इसमें यह है कि अगर आप 1% कंपनी है, फिर आप उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको कैपिटल जल्दी चाहिए होता है। 1% कंपनी में कोई VC पैसा नहीं डालेगा, क्योंकि आपको शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, डायरेक्टर्स भी और रखने पड़ेंगे। तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे जैसे आपको कैपिटल की नीड बढ़ती जाए, आप अपनी कंपनी को 1% से प्राइवेट लिमिटेड करके फिर आप पब्लिक लिमिटेड कर सकते हैं। तो ये सहूलत जो सरकार ने दी है अपनी, इससे वेंचर कैपिटल फंड्स और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सीड फंड में, जिनको फेथ है फाउंडर्स में, उनके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि हमारा पैसा रुक नहीं जाएगा, क्योंकि 1% कंपनी है तो वही सब चीज डिसाइड करेगा। तो इसमें कन्वर्जन अगर हो जाए, जैसे ही पैसा आएगा आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। तो इससे कैपिटल आने में बहुत सहूलियत पड़ेगी। एक आखिरी सवाल। स्टार्टअप्स को जरूरत होती है, स्टार्टअप्स को जैसे आप जानते हैं कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कन्वर्ट ही 2 साल के बाद करेंगे, मतलब ये कह रहे हैं कि 1% कंपनी जो है 2 साल तक कोई कैपिटल नहीं ले पाएगी। ओके पंखुरी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट की डिमांड थी, सरकार की ओर से एक एक करके वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, फंड को लेकर अलग सीड फंड या फिर क्रेडिट लाइन स्कीम्स की अनाउंसमेंट हुए हैं।
अब परफॉर्मेंस के लेवल पर अगर मैं कहूँ, जो कदम अब तक सपोर्टिव स्टेप्स सरकार की ओर से मिले हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस सरकार के नज़रिए से या नीति आयोग के नज़रिए से स्टार्टअप्स कहाँ पर खड़ा नज़र आ रहा है? दो टाइप के स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे आज हमारे कंट्री में। एक ऐसे स्टेज पे हैं जो कि एक्सपैंड कर सकते हैं, बड़ी कंपनीज बन सकते हैं, और कुछ ऐसे कंपनीज और एक सेक्शन ऐसा है जो कि अभी भी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है टियर 2 टियर 3 मार्केट्स के थ्रू। तो इन दोनों को बैलेंस करने का काम पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शोल्डर्स पे है और वो उस चीज़ को एनकरेज कर रही है। तो पीएम मोदी ने अभी अनाउंस किया था कि जो स्टार्टअप्स, जो पुरानी स्टार्टअप्स हैं, 8 साल 9 साल 10 साल पुरानी स्टार्टअप्स हैं, अब उनको बड़ा सोचना पड़ेगा, उनको ग्लोबली कंपेटिटिव बनना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इस बजट में काफ़ी इंडिकेशंस दिए गए हैं कि डिजिटल को बहुत फोकस दिया गया है, हर सेक्टर में फोकस दिया गया है और ओवर आर्किंग पॉलिसीज दी गई हैं, कोई एक सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ नहीं बोली गई है। इंडिकेशंस दिए गए हैं कि सेंसस डिजिटाइज होने जा रहा है, हेल्थ सेक्टर को डिजिटाइज किया जा रहा है। तो इंडिकेशंस दी जा रही हैं कि स्टार्टअप एनवायरनमेंट इन जनरल हर फील्ड में एक्सपैंड करने वाला है। तो छोटी छोटी कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगी खुद भी काम करने की, गवर्नमेंट के साथ भी काम करने की, प्राइवेट सेक्टर्स, बड़े इंडस्ट्रीज के साथ भी काम करने की। तो इसको एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह देखा जाना चाहिए और मुझे लगता है कि दोनों का बैलेंसिंग काम गवर्नमेंट ने और काफ़ी अच्छे तरह से एड्रेस किया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अर्थनीति के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।